चलिए बढ़ते हैं नंबर 110 क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण अधिगम संबंधों में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है? अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कूट का चयन करें। जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। ये बात एकदम ठीक है। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। ये भी ठीक है। अधिगम के बिना कोई शिक्षण हो सकता है, भी ठीक है। शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता है, ये भी ठीक, ये गलत है। कोई शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है, ये भी ठीक है। अध्यापक खुद भी सीखता है। और नेक्स्ट है, वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम है, ये गलत है। तो अपना सही आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 111 अभिगम। अधिगम एक जीवन पर्यंत की प्रक्रिया है। तर्क: अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। ये कथन दोनों ही सही है, तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए? विषय वस्तु के आच्छादन के आधार पर, छात्रों की अभिरुचि के आधार पर, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियों के उपयोग के आधार पर। तो इसका सही आंसर होगा सी, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 113। निम्नांकित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसका सही आंसर होगा डी, परियोजना विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं, देश की सामाजिक व्यवस्था से, समाज की आर्थिक स्थिति से, विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था से, शैक्षणिक व्यवस्था से। इसका सही आंसर होगा डी, शैक्षणिक व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा शिक्षण और अधिगम की प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है? शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीदार के जैसा है। शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। शिक्षण एक अंत्यक्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षण विक्रय के समान है। ये तो गलत हो गया, बेचने लोग योग्य तो कुछ है नहीं। शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है, ये एकदम ठीक है। शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता, ये एकदम ठीक है। शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है।
नेक्स्ट है शिक्षण एक अंतःक्रिया है, प्रकृति की त्रिपदी है, जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। ये एकदम ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई सूची में से विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कूट का चयन करें। विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, विद्यार्थी की पारिवारिक वंश परंपरा, विद्यार्थी की अभिक्षमता, विद्यार्थी के विकास की अवस्था, विद्यार्थी के खाने की आदतें और शौक, विद्यार्थी की धार्मिक संपन्नता। इसका सही आंसर होगा विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, विद्यार्थी की अभिक्षमता और विद्यार्थी के विकास की अवस्था। खाने पीने से, धार्मिक रहने से और वंश परंपरा से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ए। सभी शिक्षण के अधिगम निहित होता है, सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण के व्युत्पन्न होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, ये बात एकदम ठीक है। अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए, ये बात एकदम गलत है, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। संकल्पना के परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थिर जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है। संकल्पनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थिर जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है। इसका सही आंसर होगा निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1119। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? विद्यार्थी के विचारों में अवदान का अनुप्रयोग, संरचना, अनुदेशनात्मक विविधता, प्रश्न पूछना। इसका सही आंसर होगा अनुदेशनात्मक विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर को लिखिए। शिक्षण को अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है। समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों के कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता है। शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है। शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है, जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। इसका सही आंसर होगा शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अगर शिक्षण ही नहीं होगा तो अधिगम कहाँ से होगा? जब कुछ पढ़ाने के लिए नहीं होगा तो कुछ सीखने के लिए कैसे होगा? समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। ये भी ठीक है।
शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। तो आपका सही आंसर होगा नंबर सी। अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण को प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? अधिगमनात्मक और पूर्व अनुभव, अधिगमकर्ता के अभिभावकों का शैक्षिक स्तर, अधिगमकर्ता के साथी समूह, परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है। इसका सही आंसर होगा साथी समूह। अगर आपका ग्रुप अच्छा होगा तो ही शिक्षण का प्रभाव दिखेगा। नीचे दिए गए दो समुच्चय में समुच्चय 1 में शिक्षण विधियां इंगित की गई है जबकि समुच्चय 2 में सफलता प्रभावोत्पादकता की मूल अपेक्षाएं दी गई। इन दोनों समुच्चयों को सुमेलित कीजिए और नीचे गए कूट के उत्तर दीजिए। समुच्चय 1 एंड 2 शिक्षण विधि दी गई है सफलता प्रभावोत्पादक। व्याख्यान देना, समूह में चर्चा, विचारावेश प्रक्रिया, अभिक्रमित अनुदेशन। व्याख्यान देना, व्याख्यान आपको पता है स्पष्ट भाषा में विषय का वस्तु का संप्रेषण। नेक्स्ट है समूहों में चर्चा, किसी भी कंपटीशन में भागीदारी लेना। विचारावेश प्रक्रिया, बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना। अभिक्रमित अनुदेशन, प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति। तो इसका सही आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रिया में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर को चुनिए। शिक्षक पाठ्यक्रम का पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। शिक्षक कक्षा के छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है। शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करता है। छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल में अभिभावकों को रिपोर्ट किया जाता है। शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता को अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा गया है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन होता क्या है। निर्माणात्मक मूल्यांकन से आशय है कि शिक्षण के दौरान जब टीचर पढ़ाता है उसी टाइम पर विद्यार्थियों की प्रगति को पहले वो जांचे ताकि उनकी जो कमियां हैं उसमें सुधार किया जा सके। उसी को कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचना ताकि बाद में उनकी कमियों को सुधार किया जा सके, उसे कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। जैसे कि पढ़ाने के बीच में ही टीचर क्वेश्चन नहीं करते हैं, बीच बीच में प्रश्न पूछते रहते हैं, उससे टीचर को पता चल जाता है कि कौन सा जो स्टूडेंट है वो सक्रिय है, कौन सा निष्क्रिय है, कौन सा उसमें पार्ट ले पा रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, वो सब उनको उसी टाइम पे पता चल जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। ये बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है।
तो यही निर्माणात्मक मूल्यांकन है कि बीच बीच में वो कुछ कुछ ऐसी क्रियाएं करता रहता है कि जिससे उसको पता चलता रहता है कि कौन सा कौन सा जो स्टूडेंट है वो सक्रिय है। शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है, ये भी नहीं है। शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करता है, ये एकदम ठीक है। छात्रों के समग्र निष्पादन के प्रत्येक 3 माह के अंतराल में अभिभावक को रिपोर्ट। शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता को प्रेरित करता है, तो ये एकदम ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा PDF। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 अभिकथन। समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है। समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है और समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। तो इसका सही आंसर होगा समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट है समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। ये बात गलत है, क्योंकि बिना शिक्षक के भी स्टूडेंट पढ़ते ही हैं और टीचर पढ़ाता है, लेकिन वो ये कह नहीं सकता है कि सामने वाले को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, उसने कितना अपने दिमाग में बिठाया चीज़ को और कितना उसने नहीं बिठाया। तो इसमें A बिल्कुल सही है और R जो है वो गलत है। तो इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थी के सर्वोत्तम गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है? जांच सूची, विस्तृत सूची, सुर्खियां, श्रेणी निर्धारण, पैमाना। तो इसके सही आंसर है सुर्खियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अपने सह संबंधी आंकड़े लिखने के लिए स्कैटर प्लॉट का उपयोग करने से आपको संबंध धनात्मक या ऋणात्मक की दिशा ज्ञात नहीं होगी। पुरातात्विक शोध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संकलित और कभी कभी कूटबद्ध आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। कार्योत्तर शोध में आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है जिसे आपने परिकल्पना निर्माण से पूर्व एकत्र किया था। परीक्षण पत्ती का उपयोग से संबंध और प्रायोगिक दोनों शोध में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य भाषित सहायक सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों को निम्नलिखित में से किसके विषय में मदद करता है? वर्तनी और चिन्ह विचार कौशल, पठन और लेखन कौशल, शब्दावली और व्याकरण, श्रवण और भाषा कौशल। तो इसका सही आंसर होगा D, श्रवण और भाषा कौशल। शिक्षक नियोजन और नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक नियोजन और प्रशासकों के प्रशिक्षण देने वाली भारत में सर्वोत्तम संस्था निम्नांकित में से कौन सी है? NCT, NCTR, NIEPA, NCERT। तो इसका सही आंसर होगा NIEPA। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कक्षा संरचना की फिश बाउल शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिश बाउल शैली से मतलब है ग्रुप डिस्कशन।
तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन इसी के आंसर में ही है। कुछ छात्र कक्षा के बीच में एक घेरे में पास पास बैठते हैं, जबकि शेष छात्र समूह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़े पीछे खड़े होते हैं। तो यही इसका आंसर है। वो एक बाउल के आकार की तरफ से बैठते हैं, कुछ छात्र अंदर कुछ छात्र बाहर, और वो लोग उनका डिस्कशन सुनते हैं बाहर की तरफ बैठकर और अवलोकन करते हैं। इसे फिश बाउल टेक्निक भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अध्ययन के दौरान अधिगमकर्ता की कौन सी विशेषताएं उसके परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेगी? अधिगमकर्ता की प्रतिबद्धता, अधिगमकर्ता के माता पिता की रुचि, अधिगमकर्ता की पूर्व जानकारी, संबंध क्षेत्रीय अधिगमकर्ता का कौशल, अधिगमकर्ता के परिवार का आकार, अधिगमकर्ता के जिस परिवार से संबंधित है उसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि। तो इसका सही आंसर होगा अधिगमकर्ता की प्रतिबद्धता, अधिगमकर्ता की पूर्व जानकारी, संबंधित क्षेत्र में अधिगमकर्ता का कौशल, क्योंकि इसमें सीखने वालों का ही पूछा जाएगा, उनके माता पिता उनके परिवार से उनका किसी का कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से परीक्षण के किस प्रकार के एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी का कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है?